धूप खिली हुई थी, लेकिन हवा में हल्की ठंडक बाकी थी। बसंत दस्तक दे रहा था। कस्बे के बाजार में रोज की तरह चहल पहल थी। कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई मसाले, कोई कपड़े तो कोई मिट्टी के बर्तन। इसी शोरगुल और आपाधापी के बीच अपनी धुन में मगन मुल्ला नसीरुद्दीन भी बाजार पहुंचे थे। आज उनकी बेगम ने खास फरमाइश की थी, अंडे लाने की। घर में मुर्गियां तो थीं, पर शायद आजकल अंडे देने में कंजूसी कर रही थीं। मुल्ला ने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक बूढ़ा किसान बैठा था, जिसके सामने एक टोकरी में ताजे भूरे और सफेद अंडे करीने से सजे थे। मुल्ला उसके पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा। अंडे क्या भाव दिए? किसान ने नजरें उठाकर मुल्ला को देखा। वालेकुम सलाम मुल्ला जी, आपके लिए बस सही दाम लगाऊंगा। 10 अंडे ले लीजिए, 1 दीनार में। मुल्ला ने अपनी अचकन की जेब टटोली। कुछ सिक्के खनखनाए। उन्होंने सोचा, 10 अंडे। हम ठीक है, मोलभाव करने की उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज उनका मन कुछ और ही सोच रहा था। उन्होंने 1 दीनार निकाला और किसान को थमा दिया। किसान ने ध्यान से 10 सबसे अच्छे दिखने वाले अंडे चुने और उन्हें एक छोटी, मजबूत दिखने वाली मिट्टी की हांडी में रख दिया। ये लीजिए मुल्ला जी, संभाल कर ले जाइएगा। बड़े नाजुक होते हैं ये। फिक्र न करो चाचा, मुल्ला ने हांडी को सावधानी से उठाते हुए कहा। मैं इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। हांडी को सिर पर संतुलित करते हुए मुल्ला घर की ओर चल पड़े। बाजार का शोरगुल पीछे छूटता गया और गलियों की शांति हावी होने लगी। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं और हांडी में रखे अंडों की गर्माहट उन्हें अपने सिर पर महसूस हो रही थी। और यहीं से शुरू हुआ मुल्ला का अगर और मगर का खेल, उनके ख्याली पुलाव का सिलसिला। ये 10 अंडे, उन्होंने सोचना शुरू किया, कितनी संभावनाएं समेटे हुए हैं। अगर मैं इन्हें घर ले जाकर अपनी सबसे सेहतमंद मुर्गी के नीचे रख दूं, तो कुछ ही हफ्तों में इनमें से चूजे निकल आएंगे। चलो मान लेते हैं 10 में से 8 अंडे ही ठीक से फूटे। 8 नन्हे प्यारे चूजे, पीले रोएदार, चींची करते हुए आंगन में भागेंगे। मुल्ला के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान फैल गई। वह कल्पना में उन चूजों को दाना डालते, पानी पिलाते देखने लगे। अगर मैं इन 8 चूजों की ठीक से देखभाल करूं, उनका ख्याली पुलाव और पकने लगा, उन्हें बिल्लियों और बाजों से बचाकर रखूं, अच्छा खाना खिलाऊं, तो 6 महीने में ये सब तंदुरुस्त मुर्गियां बन जाएंगी। मान लो 8 में से 4 मुर्गियां हुईं और 4 मुर्गे। मुर्गों को मैं बेच दूंगा या किसी दावत में काम आ जाएंगे। मगर ये 4 मुर्गियां, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां साबित होंगी। मुल्ला की चाल थोड़ी तेज हो गई, जैसे उनकी कल्पना की रफ्तार बढ़ गई हो। अगर ये 4 मुर्गियां रोज एक एक अंडा भी दें, तो महीने में कितने अंडे हुए? 120 अंडे। वाह! कुछ अंडे हम घर में खा लेंगे, बाकी बाजार में बेच दूंगा। अंडों से अच्छी आमदनी होने लगेगी। साल भर में तो मेरे पास अंडों का अच्छा खासा कारोबार खड़ा हो जाएगा। वह मन ही मन हिसाब लगाने लगे। अंडों से होने वाली कमाई, फिर उन पैसों से और मुर्गियां खरीदना। अगर मेरे पास 50 मुर्गियां हो गईं, उनकी कल्पना ने, और ऊंची उड़ान भरी, तो सोचो कितनी कमाई होगी। फिर मैं सिर्फ अंडे नहीं बेचूंगा, मैं मुर्गियां भी बेचूंगा। लोग दूर दूर से मेरे पास अच्छी नस्ल की मुर्गियां खरीदने आएंगे। मुल्ला इतने खो गए थे कि उन्हें रास्ते के छोटे मोटे पत्थर भी नजर नहीं आ रहे थे। उनका संतुलन अब सिर्फ आदत के सहारे बना हुआ था। अगर मुर्गियों के कारोबार से मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, तो मैं उन पैसों से एक बकरी खरीदूंगा।
एक अच्छी दूध देने वाली बकरी। बकरी का दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। घर में ताज़ा दूध होगा, दही बनेगा, मक्खन निकलेगा। और अगर बकरी ने बच्चे दिए तो मेरा बकरियों का झुंड भी बढ़ने लगेगा। मुल्ला के होठों पर अब गर्व भरी मुस्कान थी। वह खुद को एक सफल मुर्गी पालक और बकरी पालक के रूप में देख रहे थे। मगर मैं सिर्फ बकरियों पर ही क्यों रुकूं, उन्होंने सोचा। अगर बकरियों को बेचकर और मुनाफा जोड़कर मैं एक गाय खरीद लूं तो। एक शानदार हृष्ट-पुष्ट गाय। गाय तो घर की लक्ष्मी होती है। कितना सारा दूध देगी। हम दूध पिएंगे, घी बनाएंगे, मावा बनाएंगे, पनीर बनाएंगे। और बछड़े हुए तो वाह, मेरा अपना पशुधन होगा। मुल्ला अब लगभग हवा में उड़ रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वह कोई मामूली नसीरुद्दीन नहीं, बल्कि एक बड़े जमींदार, एक धनी व्यापारी बन गए हों। अगर गायों का कारोबार भी चल निकला, उनकी कल्पना की उड़ान अब आसमान छू रही थी, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा। फिर मैं यह छोटा सा घर छोड़कर एक बड़ा आलीशान हवेली बनवाऊंगा। उसमें नौकर चाकर होंगे, बागीचा होगा, फव्वारे होंगे। वह मन ही मन अपनी हवेली का नक्शा बनाने लगे। बड़े बड़े कमरे, कीमती कालीन, आरामदायक सोफे। अगर मैं इतना अमीर हो गया तो कस्बे का सबसे इज्जतदार आदमी बन जाऊंगा। लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। फिर मैं एक शरीफ, खूबसूरत और नेक लड़की से शादी करूंगा। हमारी शादी की धूम पूरे इलाके में होगी। दावतें चलेंगी, जश्न मनेंगे। मुल्ला अपनी शादी के ख्वाब में खो गए। शहनाइयों की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। अगर हमारी शादी हो गई तो साल भर में हमारे बच्चे भी होंगे। मेरा एक प्यारा सा बेटा होगा। मैं उसे अच्छी तालीम दूंगा, उसे दुनिया का सबसे काबिल इंसान बनाऊंगा। यहाँ तक सोचते सोचते मुल्ला की चाल में एक अकड़ आ गई थी, एक अमीर और जिम्मेदार बाप वाली अकड़। मगर अचानक उनके मन में एक शरारती ख्याल आया। अगर मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी बात न माने तो? अगर वह शरारत करे, जिद करे, पढ़ाई में ध्यान न दे, तो मैं क्या करूंगा? मुल्ला सोच में पड़ गए। एक जिम्मेदार पिता होने के नाते उन्हें अनुशासन भी तो बनाए रखना होगा। हाँ, उन्होंने दृढ़ता से सोचा, अगर मेरा बेटा नाफरमानी करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा। और अगर समझाने से भी नहीं माना तो मैं उसे हल्का सा, बस यूं, एक ठोकर लगाकर डराऊंगा। और यह सोचते हुए उस काल्पनिक शरारती बेटे को डराने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन अपने ख्यालों में इतने मशगूल थे कि उन्होंने सचमुच में हवा में अपना पैर उछाला, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने नाफरमान बेटे को ठोकर मारने की कल्पना कर रहे थे। पैर उछला और सीधा लगा उस मिट्टी की हांडी पर जो उनके सिर पर सधी हुई थी। खटाक, कच, फच्चर। एक पल में सब कुछ बदल गया। हांडी नीचे गिरी और जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गई। 10 के 10 ताजे अंडे फूटकर जमीन पर फैल गए। सफेद जर्दी और पीले योग का एक चिपचिपा तालाब सा बन गया। मुल्ला हक्के बक्के रह गए। उनकी कल्पना की ऊंची उड़ान एक झटके में जमीन पर आ गिरी थी। वह टूटी हांडी और फैले हुए अंडों को देखते रह गए। कहाँ गए उनके चूजे? कहाँ गईं उनकी मुर्गियां? बकरी, गाय, आलीशान हवेली, खूबसूरत बीवी और वह नाफरमान बेटा जिसे वह ठोकर मारने वाले थे। सब कुछ उस चिपचिपे पीले और सफेद पदार्थ में मिलकर जमीन पर बह रहा था। उनके कानों में अब शहनाइयों की आवाज नहीं, बल्कि अंडों के टूटने की कर्कश ध्वनि गूंज रही थी। उनके सामने आलीशान हवेली नहीं, बल्कि धूल भरी गली और बिखरा हुआ नाश्ता था। मुल्ला वहीं जमीन पर बैठ गए, सिर पकड़ लिया।
आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर गहरी उदासी और अपनी बेवकूफी पर झुंझलाहट जरूर थी। हाय अल्लाह, वह बुदबुदाए। मेरे सारे सपने, मेरी सारी दौलत, मेरे सारे अगर और मगर, सब इस जमीन पर बह गए। उन्होंने टूटे हुए अंडों को देखा। न चूजे निकले, न मुर्गियां बनी, न बकरी आई, न गाय मिली। हवेली तो दूर, अब तो घर जाकर बेगम को क्या जवाब दूंगा, यही समझ नहीं आ रहा। पास से गुजरते एक राहगीर ने मुल्ला को इस तरह उदास बैठे और बिखरे अंडों को देखते पाया तो पूछा, क्या हुआ मुल्ला जी, सब खैरियत तो है? मुल्ला ने एक गहरी आह भरी और आसमान की तरफ देखकर कहा, खैरियत ही खैरियत है भाई। बस अभी अभी मैंने अपनी सारी दौलत लुटा दी। मेरा पूरा भविष्य यहीं जमीन पर बिखरा पड़ा है। मेरे सारे अगर कामयाब हो जाते, मगर इस मगर ने सब गुड़ गोबर कर दिया। राहगीर बेचारा कुछ समझ न सका और अपना रास्ता नाप लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर धीरे धीरे उठे, अपने कपड़ों से अंडों के कुछ छींटे साफ किए और खाली हाथ भारी मन से घर की ओर चल पड़े। आज उन्होंने एक महंगा सबक सीखा था। भविष्य के सुनहरे सपने देखना बुरा नहीं, मगर उन सपनों में इतना खो जाना कि वर्तमान की जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाए, यह सरासर मूर्खता है। अगर और मगर के खेल में उलझकर हाथ में आई हुई नेमत को गवा देना, इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती थी। घर पहुंचकर बेगम के सवालों का उन्हें कैसे सामना करना पड़ा होगा, यह एक अलग कहानी है। लेकिन उस दिन के बाद जब भी मुल्ला कोई योजना बनाते तो कल्पना की उड़ान भरने के साथ साथ अपने कदमों पर भी ध्यान रखना नहीं भूलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सपनों की नींव हकीकत की जमीन पर ही रखी जाती है, हवा में नहीं। और एक ठोकर, सिर्फ एक ठोकर, सारे अगर और मगर को बिखेर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके अंडे बिखर गए थे। कहानी 2। एक दिन मुल्ला के घर के बाहर 3 आदमी खड़े थे, कर्जदार। पहला किसान, मुल्ला, 2 महीने हो गए। वो गेहूं का बोरा दिया था, अब तक पैसे नहीं मिले। दूसरा, हलवाई, तूने मेरी मिठाई खाई थी शादी में, सब याद है मुझे, अब भूल मत जाना। तीसरा, कपड़े वाला, और मेरे कुर्ते का क्या? वो भी उधारी पर लिया था। अब या तो पैसा दो या कुर्ता वापस करो। मुल्ला ने चुपचाप सबकी बातें सुनी, सिर हिलाया और बोला, भाइयों चिंता मत करो, कल तक सबका हिसाब हो जाएगा। तीनों बोले, सच? मुल्ला मुस्कुराया, सच से भी ऊपर। तीनों चले गए। पर जैसे ही वे मुड़े, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अबे कल तक तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ रहूंगा। मुल्ला उस रात छत पर बैठा चांद को देख रहा था, तभी अचानक उसके मुंह से निकला, हाय, अगर मैं मर जाऊं तो सब माफ हो जाएगा ना? फिर उसने खुद ही जवाब दिया, पर मरने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। तभी उसे एक अजीब और शानदार आइडिया आया, अगर मैं जिंदा रहकर भी मरा हुआ दिखूं तो? और बस वहीं बैठकर उसने अपनी योजना बना डाली, कर्जदारों को नहीं चुकाना, कर्जदारों को बुलाना है मजार पर। अगली सुबह मुल्ला अपने पुराने खंडहरनुमा खेत में गया। वहां एक छोटा टीला था, मिट्टी का। उसने अपने गधे से कुछ पत्थर खींचवाए, कुछ पुराने कपड़े इकट्ठा किए, एक लाल चादर चढ़ाई, फूलों की माला डाली, एक मटकी रखी और मजार जैसा कुछ बना दिया। ऊपर एक तख्ती टांगी, हजरत मुल्ला बाबा रहमतुल्लाह अलैहि। नीचे लिखा, यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है, चढ़ावा चढ़ाइए वरदान पाइए। और फिर खुद पास के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कुछ घंटों में एक महिला आई, माथे पर चिंता की लकीरें। वो बोली, हे बाबा, मेरी बहू मुझे तंग करती है, कुछ करो। फिर उसने 2 सिक्के मटकी में डाले और फूल चढ़ाए।
पेड़ के पीछे से मुल्ला ने धीरे से आवाज निकाली, तू चिंता मत कर, बहू तेरी अब मीठी बोलेगी। महिला चौंकी पर खुश होकर चली गई। अगले दिन वो महिला लौटी, बाबा सच में बहू अब मुझे प्यार से बात कर रही है। इस बार उसने एक सोने की बालियां चढ़ाई। अब मुल्ला का चेहरा चमक गया, ये प्लान तो वाकई कमाल है। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गई, मुल्ला बाबा की मजार बहुत चमत्कारी है। अब वहां रोज भीड़ लगने लगी। कोई संतान मांगता, कोई नौकरी, कोई पत्नी से छुटकारा। मुल्ला पेड़ के पीछे बैठा उनकी आवाजें सुनता, मटकी से सिक्के निकालता और हर किसी को एक ही जवाब देता, तेरी मुराद पूरी होगी। गांव वाले सोचते बाबा तो गूंगे हैं पर बहुत शक्तिशाली हैं। कुछ ही दिनों में वो 3 कर्जदार वापस आए। कपड़े वाला बोला, कहीं देखा हुआ नाम है ये मुल्ला बाबा, कहीं ये वही तो नहीं। हलवाई बोला, अरे वही है, ये तो हमारे मुल्ला की शक्ल से मिलती जुलती तस्वीर है मजार पर। किसान बोला, तो क्या मुल्ला सच में मर गया? उन्हें पास खड़े पुजारी जैसे आदमी ने जवाब दिया, हाँ वो तो अब बाबा बन गए। ऊपर से आदेश आता है अब इन्हें। तीनों सोच में पड़ गए, कर्ज का क्या? लेकिन तभी वहां आई एक महिला, बोली, मैंने बाबा को चढ़ावा चढ़ाया और अगले दिन मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। किसान बोला, मतलब ये उधारी भी हमें माफ कर देंगे? तीनों ने सोचा, चलो जो हुआ सो हुआ, अब बाबा को चढ़ावा चढ़ा देते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो। तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 200 सिक्के और एक साड़ी चढ़ा दी। मुल्ला पेड़ के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, अब हिसाब बराबर। एक दिन राजा को खबर मिली, एक बाबा की मजार बहुत मशहूर हो रही है, लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं। राजा ने सोचा, सच क्या है, चलकर देखता हूं। राजा भेष बदलकर पहुंचा। वहां मेला सा लगा था। राजा ने मजार को देखा, फिर पीछे जाकर झांकने लगा। तभी मुल्ला को देख लिया। राजा बोला, अबे ओ, तू तो जिंदा है, ये क्या नाटक है? मुल्ला बोला, नाटक नहीं हुजूर, ये तो व्यापार है। आप तो खुद राजा हैं, अर्थव्यवस्था जानते होंगे। राजा, तो तूने मजार बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया? मुल्ला, नहीं हुजूर, लोगों ने खुद चमत्कार ढूंढा, मैंने सिर्फ आवाज दी। राजा मुस्कुराया, और क्या चमत्कार हुआ? मुल्ला, 3 कर्जदार थे, तीनों ने खुद ही चढ़ावा चढ़ाकर उधारी चुका दी। राजा हंस पड़ा, बुद्धि में तो तू वाकई बाबा है। राजा ने कहा, अब ये मजार बंद नहीं होगी, लेकिन इसका चढ़ावा गरीबों को जाएगा। मुल्ला बोला, मान गया हुजूर, अब ये मेरी कमाई नहीं, समाज की सेवा होगी। अब वहां सच में एक केंद्र बना, जहां गरीबों को खाना मिलता, बच्चों को किताबें, और हर दिन मुल्ला खुद मजार बाबा बनकर सबको हंसी, ज्ञान और हल्की फुल्की फटकार भी देता। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, मुल्ला बाबा, आपने कर्ज चुकाने के लिए ये सब क्यों किया? मुल्ला ने कहा, बेटा, कर्ज चुकाना जरूरी होता है, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए कि हंसी भी आए और सीख भी मिले। दुनिया चमत्कार ढूंढती है, पर असली चमत्कार बुद्धि में होता है। सीख, बुद्धि और हास्य से बड़ी समस्या हल हो सकती है। समाज को ठगने से बेहतर है समाज को हंसाकर सिखाना। कर्ज चुकाने की भी कला होती है, और मुल्ला उसमें माहिर थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की झूठी मजार अब सचमुच एक समाज सेवा केंद्र बन चुकी थी। राजा खुद हर महीने एक थैला अनाज भेजता, गांव वाले हर शुक्रवार को चढ़ावा चढ़ाते, और मुल्ला एक लाल चादर ओढ़कर बैठता, जैसे कोई सूफी संत। पर अब उसका मकसद बदल चुका था। अब उसका ध्यान था, सिर्फ चढ़ावा नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए।
मुल्ला ने अपने पुराने गधे से कहा, अबे गधू, अब हमें गांव के दिमागों में सुधार लाना है, पेट तो सबका भर गया। गधा अपनी आदत के मुताबिक ढेंचू बोला। मुल्ला समझ गया, मतलब हाँ। एक दिन मुल्ला ने शहर भर में डुगडुगी पिटवाई। आओ सुनो बाबा का संदेश, झाड़ फूंक नहीं, अब बदलाव की बात होगी। लोग हैरान थे। एक व्यक्ति बोला, बाबा अब भूत भगाने की जगह दिमाग खोलने लगे हैं। सभा लगी और मुल्ला बोला, लोगों, अब से चढ़ावे में रुपए नहीं, समाधान चाहिए। जो गरीब है उसे रोजगार दो, जो पढ़ा नहीं उसे पढ़ाओ, जो ज्यादा खाता है उसे बांटना सिखाओ। भीड़ सन्न। फिर तालियां बज उठीं। अब मुल्ला ने मजार के पास एक बड़ी पेटी रखवाई। नाम रखा समस्या पेटी। लोग उसमें चिट्ठियां डालने लगे। मेरे बेटे को पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमारी गली में कूड़ा भरा है। पड़ोसन मेरी गाय रोज खोल देती है। मुल्ला हर शाम चिट्ठियां पढ़ता और एक छोटा सा भाषण देता। जवाब सरल और हास्यभरे होते। अगर पड़ोसन गाय खोल दे तो उसे भी बांध दो। मतलब बातों में, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, पढ़ाई को खेल बना दो। धीरे धीरे लोग खुद समाधान सोचने लगे। मुल्ला ने एक योजना बनाई। हर गली, हर मोहल्ले में एक एक छोटा बाबा नियुक्त किया। मुल्ला का संदेश फैलाने को हर छोटे बाबा को एक जिम्मेदारी दी गई। कोई बच्चों को पढ़ाए, कोई साफ सफाई पर ध्यान दे, कोई झगड़े सुलझाए। अब मजार बाबा के नाम पर शहर में बदलाव होने लगा। शहर के एक पुराने पंडित जी को यह सब रास नहीं आया। वो बोले, ये मुल्ला तो सारा धंधा चौपट कर देगा। लोग अब हमारे पास आना छोड़ रहे हैं। उन्होंने सभा बुलवाई और कहा, ये बाबा कोई साधु नहीं, ये तो मुल्ला है। धोखा है, पाप है। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ पंडित के समर्थक, दूसरी तरफ मुल्ला बाबा के भक्त। अब समय था सीधी भिड़ंत का। मुल्ला ने खुद सभा रखवाई और पंडित जी को बुलाया। सभा में कहा, पंडित जी, मैंने मजार बनाई थी झूठी, हाँ, पर उसके बहाने लोगों का पेट भरने लगा, दिमाग खुलने लगा। अब बताइए कौन सा पाप बड़ा है, झूठ बोलना या समाज को बदलना? पंडित गुस्से में बोले, पर ये मजार धोखा है। मुल्ला मुस्कुराया, तो आइए आज ही इस मजार को हटा देते हैं। लोग चौंक गए। मुल्ला ने सबके सामने मजार की चादर हटाई, फूल उठाए, पत्थर अलग किए और वहां एक तख्ती लगाई। यह कोई चमत्कारी स्थान नहीं, यह बदलाव का प्रतीक है। कोई बाबा नहीं, बस बुद्धि का इस्तेमाल। लोग तालियां बजाते रह गए। पंडित जी चुप। अब मजार केंद्र को नाम मिला, मुल्ला ज्ञान केंद्र। यहां बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, बुजुर्गों की बैठकी और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र। मुल्ला हर रविवार भाषण देता, हंसी मजाक में जिंदगी की बातें। राजा खुद एक दिन आया और बोला, मुल्ला, तूने बाबा बनकर धर्म नहीं फैलाया, पर इंसानियत जरूर फैला दी। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मजार से शुरू हुआ काम अब शहर को सही राह पर ले जा रहा है। एक साल बाद जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, मुल्ला ने लाल चादर उतारी, लाठी उठाई और बोला, अब मुझे फिर एक नया मजार बनानी है। कहीं और, किसी और शहर में, जहां लोग अंधविश्वास में अंधे हों, वहां जाकर फिर से एक नकली बाबा बनूंगा और असली इंसानियत सिखाऊंगा। गांव वालों की आंखें भर आईं। एक बच्चा बोला, बाबा, आप फिर कब आओगे? मुल्ला मुस्कुराया, जब लोग फिर सोचने बंद कर देंगे तब आऊंगा। सीख।
सच्चे बदलाव के लिए कभी कभी झूठ को भी सही दिशा देनी पड़ती है। धर्म या चमत्कार से नहीं, समाज सेवा और समझदारी से समाज बदलता है। और सबसे जरूरी बात, अगर हंसते हुए किसी को सही राह दिखा सको तो वही असली बाबा हो। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन का कस्बा अपनी सादगी और अक्लमंदी के मिलेजुले माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, थोड़े परंपरावादी भी, लेकिन मुल्ला की मौजूदगी इस माहौल में एक अनोखा रंग भर देती थी। मुल्ला, जो कभी बच्चों जैसे भोले लगते तो कभी किसी गहरे दार्शनिक की तरह बातें करते, कस्बे की जान थे। उनकी हाजिर जवाबी और चीजों को उल्टे नजरिए से देखने की कला ने उन्हें सबका चहेता बना दिया था। हालांकि कुछ अमीर और अहंकारी लोग उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। इन्हीं लोगों में से एक थे करीम सेठ। करीम सेठ कस्बे के सबसे अमीर सौदागरों में से थे। उनके पास बड़ी हवेली, कई दुकानें और नौकर चाकर थे। उन्हें अपनी दौलत और पहुंच पर बड़ा घमंड था। वह हर चीज को नफे नुकसान के तराजू पर तौलते थे और मानते थे कि पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि इंसाफ भी। मुल्ला नसीरुद्दीन की बेफिक्री और दुनियादारी से हटकर बातें उन्हें बहुत खलती थीं। वह हमेशा मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे मुल्ला को नीचा दिखाया जाए या किसी मुसीबत में फंसाया जाए। दूसरी तरफ थे कस्बे के काजी साहब, काजी फखरुद्दीन। काजी साहब पढ़े लिखे, कानून के जानकार और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। वह कोशिश करते थे कि हर फैसला न्याय और उसूलों के मुताबिक हो, लेकिन वह थोड़े सख्त मिजाज और लकीर के फकीर भी थे। उन्हें कानून की किताबों और स्थापित नियमों से इतर कुछ भी सुनना या समझना नागवार गुजरता था। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें अक्सर उन्हें समझ नहीं आती थीं और वह उन्हें एक सिरफिराया बातूनी शख्स ही मानते थे। मामला शुरू हुआ एक दीवार को लेकर। मुल्ला नसीरुद्दीन और करीम सेठ पड़ोसी थे। उनके घरों के बीच एक पुरानी कच्ची दीवार थी जो दोनों की साझी मानी जाती थी। एक दिन करीम सेठ ने फैसला किया कि वह अपनी हवेली को और आलीशान बनाएंगे और इस कच्ची दीवार की जगह एक ऊंची, पक्की और शानदार दीवार खड़ी करेंगे। उन्होंने बिना मुल्ला से पूछे या सलाह किए मजदूर बुलवाए और पुरानी दीवार गिरवाकर नई दीवार बनवानी शुरू कर दी। मुल्ला ने जब यह देखा तो उन्हें थोड़ा अटपटा लगा। उन्होंने करीम सेठ से पूछा, सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? यह दीवार तो साझी थी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। करीम सेठ ने घमंड से जवाब दिया, अरे मुल्ला, तुम्हारी पूछने की क्या जरूरत? मैं अपने हिस्से की जमीन पर दीवार बना रहा हूं, और वह भी पक्की। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी तरफ भी दीवार मजबूत हो रही है। वैसे भी तुम्हारे पूछने या न पूछने से क्या फर्क पड़ता है? मुल्ला को सेठ का यह रवैया पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, सेठ जी, साझी चीज पर हक भी साझा होता है। आपको कम से कम एक बार बात तो करनी चाहिए थी। सेठ बिगड़ गए, देखो मुल्ला, ज्यादा कानून मत बघारो। मैं जो कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। तुम्हें कोई ऐतराज है तो जाओ, कचहरी का दरवाजा खटखटाओ। सेठ को पूरा यकीन था कि उनकी दौलत और रसूख के सामने मुल्ला की दाल नहीं गलेगी। मुल्ला ने शांति से कहा, ठीक है सेठ जी, अगर आप यही चाहते हैं तो सही। कचहरी का दृश्य, माहौल और मुकदमे की शुरुआत। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन काजी फखरुद्दीन की अदालत में हाजिर हुए। उनके पीछे पीछे करीम सेठ भी अपने 2 मुंशियों के साथ पहुंचे। कचहरी में माहौल गंभीर था। काजी साहब अपनी मसंद पर विराजमान थे, उनके सामने मुंशी और अर्दली खड़े थे। कुछ और लोग भी अपने अपने मामलों के लिए इंतजार कर रहे थे। काजी साहब ने मुल्ला को देखा तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन पेशेवर अंदाज में पूछा, हाँ मुल्ला नसीरुद्दीन, क्या अर्ज है तुम्हारी? मुल्ला ने अदब से झुककर कहा,
काजी साहब, इंसाफ चाहता हूँ। मेरे पड़ोसी करीम सेठ ने हमारे बीच की साझी दीवार बिना मेरी इजाजत के गिरा दी और अब अपनी मर्जी से नई दीवार खड़ी कर रहे हैं। काजी साहब ने करीम सेठ की तरफ देखा। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, यह मुल्ला झूठ बोल रहा है। दीवार पुरानी और जर्जर थी। मैंने तो भलाई का काम किया है, उसे पक्का बनवा रहा हूँ। और दीवार मैं अपनी जमीन पर ही बनवा रहा हूं। इसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। काजी साहब ने कुछ देर दोनों की बातें सुनी, फिर मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि दीवार साजी थी और सेठ ने तुम्हारी हकतलफी की है? यहीं से मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी तर्कशैली शुरू हुई। मुल्ला का अजीबोगरीब बचाव, गवाह, धूप और हवा। मुल्ला ने कहा, काजी साहब, सबूत तो है, लेकिन शायद आप उसे वैसा सबूत न माने जैसा किताबों में लिखा होता है। काजी साहब ने झुंझलाकर कहा, साफ साफ कहो मुल्ला, क्या सबूत है? मुल्ला ने कहा, हुजूर, मेरा पहला गवाह है सूरज। दरबार में बैठे लोग और काजी साहब भी हैरान रह गए। सूरज? सूरज कैसे गवाही देगा? काजी ने पूछा। मुल्ला ने समझाया, काजी साहब, वह पुरानी दीवार कच्ची थी और थोड़ी नीची भी। जब सूरज पूरब से निकलता था तो सुबह की पहली धूप मेरे आंगन में आती थी, और जब सूरज पश्चिम में ढलता था तो शाम की आखिरी धूप सेठ जी के आंगन में जाती थी। दीवार हम दोनों के बीच धूप का बराबर बंटवारा करती थी। अब सेठ जी जो ऊंची दीवार बना रहे हैं, उससे सुबह की धूप मेरे आंगन में आनी बंद हो जाएगी। क्या यह मेरा हक मारना नहीं हुआ? आप चाहे तो कल सुबह खुद आकर देख लें। काजी साहब का सिर चकरा गया। धूप की गवाही? यह कैसा तर्क था? उन्होंने कहा, मुल्ला, धूप और छांव तो बदलती रहती है, यह कोई पुख्ता सबूत नहीं। मुल्ला ने हार नहीं मानी। ठीक है हुजूर, मेरा दूसरा गवाह है हवा। अब हवा? काजी साहब की झुंझलाहट बढ़ने लगी। हवा कैसे गवाही देगी? मुल्ला ने कहा, काजी साहब, वह पुरानी दीवार में कुछ छेद और दरारें थीं। जब हवा चलती थी तो उन छेदों से गुजरती हुई हवा की साय की आवाज हम दोनों को सुनाई देती थी। हवा भी उस दीवार को साझा समझकर ही आर पार होती थी। नई दीवार पक्की और बिना छेद की होगी। अब हवा का वह संगीत बंद हो जाएगा। क्या यह साझा माहौल का नुकसान नहीं है? आप हवा से पूछ लीजिए। दरबार में हंसी की दबीदबी लहर दौड़ गई। करीम सेठ गुस्से से लाल हो गए। हुजूर, यह आदमी पागल है। यह आपका और मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। धूप और हवा भला कहीं गवाही देते हैं? काजी फखरुद्दीन भी परेशान हो गए। मुल्ला की बातें बेतुकी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी सच्चाई भी झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इसका जवाब कैसे दें। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह गवाहियां कानून की नजर में मान्य नहीं हैं। कोई और ठोस सबूत पेश करो। अंतिम दाव, दीवार का मालिक कौन? मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है काजी साहब, अगर आप धूप और हवा की गवाही नहीं मानते तो चलिए दीवार से ही पूछ लेते हैं कि वह किसकी है। दीवार से पूछ लेते हैं। काजी साहब को लगा कि मुल्ला अब हद पार कर रहे हैं। मुल्ला, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? दीवार कैसे बोलेगी? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों नहीं बोलेगी हुजूर? जब सेठ जी बिना पूछे उसे गिरा सकते हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, तो वह बेचारी अपना मालिक क्यों नहीं बता सकती? आप हुक्म दीजिए, मैं जाकर दीवार से पूछता हूँ। करीम सेठ चिल्लाए, हुजूर, यह सरासर मजाक है। इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन काजी साहब अब मुल्ला की बातों के जाल में उलझ चुके थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीबोगरीब स्थिति से कैसे निपटा जाए। कानून की किताबों में धूप, हवा या दीवार से पूछने का कोई जिक्र नहीं था। मुल्ला ने सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगाया था, बस ऐसे तर्क दिए थे जिन्हें काटना मुश्किल था, भले ही वे कितने भी बेतुके लगें। काजी साहब ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा। उन्हें लगा कि इस मामले को ज्यादा खींचना ठीक नहीं। मुल्ला को सजा देना भी मुश्किल था क्योंकि उसने कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं की थी, और करीम सेठ की जिद भी थोड़ी अनुचित लग रही थी। आखिरकार काजी फखरुद्दीन ने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर थकान और हैरानी का मिलाजुला भाव था। उन्होंने कहा, देखो मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें अजीब हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सोचने वाले बिंदु उठाए हैं। साझी चीजों पर आपसी सहमति जरूरी है। फिर वह करीम सेठ की ओर मुड़े। सेठ जी, आपने दीवार बनाने से पहले अपने पड़ोसी से मशविरा न करके गलती की है। हालांकि आपकी नीयत शायद बुरी न हो। और फिर उन्होंने मुल्ला से कहा, और मुल्ला, तुम्हारे गवाह कानून की किताबों में फिट नहीं बैठते। धूप और हवा का बंटवारा जमीन के बंटवारे जैसा नहीं होता। अंत में उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दोनों पक्षों को थोड़ा संतुष्ट या असंतुष्ट किया और मामले को खत्म कर दिया। फैसला यह है कि करीम सेठ दीवार बनवा सकते हैं, लेकिन उन्हें दीवार की ऊंचाई उतनी ही रखनी होगी जितनी पुरानी दीवार की थी, ताकि मुल्ला की सुबह की धूप न रुके। और दीवार में हवा के आने जाने के लिए कुछ सुराख भी छोड़ने होंगे, ताकि मुल्ला की साझा हवा का संगीत बंद न हो। उन्होंने यह भी जोड़ा, और हाँ, दीवार का आधा खर्च मुल्ला नसीरुद्दीन देंगे, क्योंकि दीवार साझी है। करीम सेठ इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्हें ऊंची दीवार बनानी थी, और अब मुल्ला से आधा खर्च लेने की बात भी आ गई थी, जो वह देना नहीं चाहते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन भी पूरी तरह खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें खर्च देना पड़ रहा था। लेकिन उनके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन्होंने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया। दरबार खत्म हुआ। करीम सेठ बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी सहज चाल से बाहर आए। लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनकी चतुराई पर हैरान थे और हंस भी रहे थे। काजी फखरुद्दीन अपनी मसंद पर बैठे रह गए, सिर पकड़े हुए। उन्होंने आज तक ऐसा मुकदमा नहीं लड़ा था। मुल्ला ने कानून की किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन अपनी अजीबोगरीब दलीलों से पूरे मामले को ऐसा घुमा दिया कि स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं धरी की धरी रह गईं। उन्होंने धूप, हवा और दीवार जैसी निर्जीव चीजों को गवाह बनाकर न केवल करीम सेठ के अहंकार को चुनौती दी, बल्कि काजी साहब की न्याय प्रणाली को भी एक पल के लिए हिलाकर रख दिया। काजी साहब सोच रहे थे, क्या मुल्ला वाकई पागल है, या वह इतना बुद्धिमान है कि उसकी बातें हमारी समझ से परे हैं? उन्होंने कानून की किताबों से नहीं, बल्कि जीवन की सामान्य समझ और थोड़ी शरारत से ऐसा रास्ता निकाला कि अहंकारी सेठ को भी झुकना पड़ा और एक तरह का न्याय भी हो गया। यह किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धि से कचहरी में ऐसा जाल बिछाया कि काजी साहब भी हैरान रह गए और उन्हें एक ऐसा फैसला सुनाना पड़ा जो शायद किसी कानून की किताब में नहीं लिखा था, लेकिन जिसने स्थिति को संभाल लिया। यह मुल्ला की उसी कला का उदाहरण था, मुश्किल परिस्थितियों में भी हास्य, चतुराई और एक अनोखे दृष्टिकोण से अपना रास्ता बना लेना। कहानी 4। एक बार की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे बैठे आम लोगों को चाय पिलाकर मुफ्त में सलाह दे रहा था। कोई पूछ रहा था, बीवी बहुत बोलती है, क्या करूं? तो कोई आकर कहता, मुल्ला, मुर्गा चोरी हो गया, किस पर शक करूं? मुल्ला अपने चिरपरिचित अंदाज में ठहाका लगाते हुए हर सवाल का अजीब लेकिन गहरा जवाब देता। इसी बीच एक सिपाही हाफता हुआ आया। मुल्ला नसीरुद्दीन,
तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया गया है। राजा खुद सुनवाई करेंगे। सुनवाई? किस बात की? मुल्ला ने पूछा। शिकायत आई है कि तुमने एक अमीर व्यापारी को धोखा दिया है। सिपाही बोला। मुल्ला मुस्कुराया, चाय का आखिरी घूंट लिया और बोला, चलो आज अदालत भी थोड़ा हंसेगी। अगले ही दिन पूरे नगर की अदालत खचाखच भरी थी। सभी को सुनने का इंतजार था कि आखिर इस बार मुल्ला क्या कारनामा करके आया है। राजा के बगल में मुख्य न्यायाधीश, मंत्री, व्यापारीगण और दरबारी बैठे थे। सबसे आगे एक क्रोधित व्यापारी खड़ा था, हाजी बख्तावर। महाराज, व्यापारी गरजते हुए बोला, इस नसीरुद्दीन ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरी दुकान से एक थैली तेल ली और कहा कि कल पैसा देगा, मगर जब कल आया तो ये बोला मैंने तो हवा ली थी, तेल नहीं। सारा दरबार ठहाके मारकर हंसने लगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मुल्ला, क्या ये बात सच है? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोला, हाँ महाराज, मैंने जो लिया वो हवा थी और अब हवा ही लौटाऊंगा। व्यापारी ने तिलमिलाकर कहा, हवा? ये देखिए महाराज, मेरी दुकान में सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन गवाह हैं। इसने खुद अपनी बोतल में तेल भरवाया था। गवाह आए, बोले, हाँ हुजूर, हमने देखा मुल्ला बोतल में तेल भरवा रहा था। राजा अब थोड़ा झुंझला गए। मुल्ला, तुम्हारे खिलाफ गवाही है, क्या कहोगे? मुल्ला ने आंखें झपकाईं और बड़ी मासूमियत से पूछा, महाराज, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, बस एक? राजा ने कहा, ठीक है, पूछो। मुल्ला ने अदालत में खड़े होकर बहुत ही सादगी से पूछा, महाराज, यदि कोई आदमी मेरे गाल पर हवा में मुक्का मारे पर मेरे चेहरे को छुए बिना, क्या आप उसे सजा देंगे? पूरी अदालत एकदम शांत हो गई। न्यायाधीश चुप, व्यापारी हक्का बक्का। राजा ने थोड़ी देर सोचा और बोले, अगर मुक्का नहीं लगा, कोई चोट नहीं आई, तो भला हम क्यों सजा दें? मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर महाराज, जब मैंने तेल नहीं छुआ, बोतल में भरा और खोलते ही हवा उड़ गई, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर मुल्ला ने बोतल निकालकर दिखाई, ये रही वो बोतल, खोलिए, देखिए, इसमें वो हवा है जो मैंने ली थी। इसे वापस कर रहा हूं। राजा हंस पड़े। मंत्री भी मुस्कुराए। व्यापारी खड़ा सोच रहा था, अभी तक क्या हुआ? राजा ने कहा, मुल्ला, तुमने तो पूरी अदालत को आईना दिखा दिया। इस व्यापारी ने झूठी शिकायत की और तुमने सिर्फ एक सवाल से न्याय को उसकी मूल जगह पर ला खड़ा किया। व्यापारी झेंप गया। उसने बोतल वापस ली और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। सुनवाई के बाद राजा ने सबके सामने कहा, हमने आज सीखा कि न्याय का मतलब सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि बुद्धि भी है। और आज की अदालत में बुद्धिमत्ता की जीत हुई है। लोगों ने तालियां बजाईं। एक बूढ़ा किसान उठा और बोला, मुल्ला, तुम तो हमारे गांव के नायक हो गए। मुल्ला मुस्कराया, बोला, नायक नहीं चाचा, बस एक गधे का मालिक हूं, जो अक्सर इंसानों से ज्यादा समझदार निकल जाता है। अदालत से निकलते ही मुल्ला के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। कोई पूछने लगा, मुल्ला, वो सवाल तुम्हें कैसे सूझा? तो कोई बोला, तुम वकील क्यों नहीं बन जाते? मुल्ला ठहाका मारते हुए बोला, अगर मैं वकील बन गया तो अदालत को हंसाने कौन आएगा? फिर उसने एक लड़के की ओर इशारा किया, तू ही बता, अगर तुझसे कोई हवा मांग ले और तेरा पंखा भी उड़ जाए तो तू किस पर मुकदमा करेगा? लड़का मुस्कुराया, हवा पर। मुल्ला बोला, बस। और यही है असली न्याय, जो हो ही नहीं सकता, उस पर शिकायत कैसी?
अंतिम भाग सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि न्याय तर्क से चलता है, न कि दिखावे से। बुद्धिमत्ता शांति से बड़ी बड़ी बातों को हल कर सकती है। झूठी शिकायतें करने वाले अक्सर खुद ही मजाक बन जाते हैं। और कभी कभी एक सवाल 100 भाषणों से भारी होता है। कहानी 5। बादशाह सलामत अपने वक्त के सबसे शक्तिशाली और अमीर शासकों में से एक थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था और उनकी शानो शौकत के चर्चे हवाओं में तैरते थे। सोने और जवाहरात से जड़ा उनका महल सूरज की रोशनी में दमकता था और उनके दरबार में बुद्धिमान वजीरों, चापलूस दरबारियों और कुशल कलाकारों की भीड़ लगी रहती थी। बादशाह सलामत वैसे तो न्यायप्रिय होने का दावा करते थे, लेकिन लगातार तारीफें सुनने और ऐशो आराम में रहने की वजह से उन्हें ज़मीनी हकीकत से थोड़ी दूरी महसूस होने लगी थी। उनके दरबारी उन्हें वही सुनाते थे जो बादशाह सुनना चाहते थे कि प्रजा खुशहाल है, खजाना भरा है और दुश्मन कांपते हैं। इसी सल्तनत के एक छोटे से कस्बे में रहते थे मुल्ला नसीरुद्दीन। न उनके पास दौलत थी, न कोई बड़ा ओहदा। बस एक गधा, कुछ साधारण कपड़े और दिमाग में भरी हुई असाधारण बुद्धि और हाजिर जवाबी। मुल्ला की शोहरत किसी दरबारी से कम नहीं थी। उनके किस्से, उनकी चतुराई और उनकी बेबाकी लोगों के बीच मशहूर थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुल्ला किसी से डरते नहीं थे, यहाँ तक कि बादशाह सलामत से भी नहीं। लेकिन उनका सच बोलने का अंदाज निराला था। वह तलवार की तरह सीधा वार नहीं करते थे, बल्कि पानी की तरह रास्ता बनाते थे। हंसी और मजाक की ढाल के पीछे गहरी बातें कह जाते थे। एक दिन बादशाह सलामत का मन हुआ कि दरबार में कुछ नयापन लाया जाए। रोज की वही तारीफें और जी हुजूरी सुनकर वह ऊब से गए थे। उन्हें मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां और उनकी हाजिर जवाबी याद आई। उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया, जाओ, उस नसीरुद्दीन को दरबार में पेश करो। सुना है बड़ा मस्खरा और अक्लमंद है। देखें उसकी बातों में कितना दम है। वजीर थोड़ा हिचकिचाया। वह जानता था कि मुल्ला की जुबान कैंची की तरह चलती है और वह बादशाह के सामने भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन हुक्म तो हुक्म था। मुल्ला नसीरुद्दीन को जब शाही फरमान मिला तो वह जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सबसे साफ लेकिन फिर भी साधारण कपड़े पहने, अपनी पुरानी पगड़ी बांधी और अपने प्यारे गधे पर सवार होकर राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ते में लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि देखें आज मुल्ला दरबार में क्या गुल खिलाते हैं। दरबार का माहौल और बादशाह का सवाल। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो माहौल भव्यता और औपचारिकता से भरा था। रेशमी कालीन, झिलमिलाते झाड़फानूस, सोने के सिंहासन पर बैठे बादशाह और सिर झुकाए खड़े दरबारी। मुल्ला ने अदब से झुककर सलाम किया, लेकिन उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बादशाह सलामत ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके साधारण लिबास और बेफिक्र अंदाज को देखकर बादशाह थोड़े हैरान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो तुम हो नसीरुद्दीन? हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुल्ला ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, लोग अक्सर गधों और फकीरों के बारे में बातें करते ही रहते हैं। दरबार में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी खांसे, कुछ ने नजरें झुका लीं। बादशाह को मुल्ला का यह जवाब थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन दिलचस्प भी। कुछ देर इधर-उधर की बातें हुईं। बादशाह ने मुल्ला से कुछ पहेलियां पूछीं, जिनका मुल्ला ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। बादशाह खुश हो रहे थे। तभी अपने ऐश्वर्य और शक्ति के हल्के नशे में बादशाह ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो उनके मन की गहराई में कहीं दबा हुआ था। नसीरुद्दीन, बादशाह ने कहा, उनकी आवाज में गर्व झलक रहा था,
सच सच बताना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मुल्क का सबसे महान, सबसे न्यायप्रिय और सबसे बुद्धिमान बादशाह हूं? क्या मेरी प्रजा मुझसे खुश नहीं है? क्या मेरा राज स्वर्ग जैसा नहीं है? अब दरबार में सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। सब जानते थे कि बादशाह अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। वजीर आजम ने मुल्ला को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि सोच समझकर बोलें। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे। मुल्ला ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे गहरे सोच में डूब गए हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और बड़े गंभीर लेकिन शांत स्वर में कहा, आलमपनाह, आपकी महानता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके न्याय पर शक करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आपकी प्रजा। यहां मुल्ला थोड़ा रुके। बादशाह का चेहरा खिल उठा था। दरबारी राहत की सांस लेने लगे थे। आपकी प्रजा आपको बहुत मानती है, जहां पनाह, मुल्ला ने बात जारी रखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग चांद को मानते हैं। बादशाह थोड़ा चौंके। चांद? चांद से मेरा क्या वास्ता? मुल्ला ने समझाया, हुजूर, आप बिल्कुल चांद की तरह हैं। दरबारियों ने सोचा, वाह, क्या तारीफ की है। चांद तो सुंदरता, शीतलता और ऊंचाई का प्रतीक है। बादशाह भी मुस्कुराए। लेकिन मुल्ला अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, जैसे चांद आसमान में बहुत ऊंचा रहता है, वैसे ही आप भी अपनी प्रजा से बहुत ऊंचे हैं, जहां पनाह। आपकी शानो शौकत चांद की रोशनी की तरह चमकती है और दूर दूर तक फैली है। बादशाह की मुस्कान और चौड़ी हो गई। जैसे लोग चांद की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, वैसे ही आपकी प्रजा आपकी तरफ देखती है। उन्हें उम्मीद रहती है कि आपकी रोशनी उन तक पहुंचेगी। अब मुल्ला की आवाज थोड़ी और गंभीर हो गई। लेकिन जहां पनाह, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। वह तो सूरज से उधार लेकर चमकता है। दरबार में फिर सन्नाटा। बादशाह की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। उन्हें मुल्ला की बात का इशारा समझ आने लगा था। मुल्ला ने आगे कहा, और हुजूर, चांद दूर से बहुत खूबसूरत और बेदाग लगता है। लेकिन सुना है कि अगर कोई करीब जाए तो वहां सिर्फ गड्ढे, धूल और पत्थर ही मिलते हैं। अब बादशाह का चेहरा सपाट हो गया था। वजीरों के माथे पर पसीना आ गया था। वे समझ गए थे कि मुल्ला ने बड़ी चतुराई से बादशाह को आईना दिखा दिया है। ऊंचाई का मतलब प्रजा से दूरी, चमक का मतलब उधार की, शायद अल्लाह या प्रजा से मिली शक्ति, और दूर की खूबसूरती का मतलब पास की हकीकत, शायद प्रजा की मुश्किलें, दरबार की कमियां, जिन्हें बादशाह देख नहीं पा रहे थे। मुल्ला यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात पूरी की, और जहां पनाह, चांद की एक और खासियत है। वह कभी पूरा रोशन होता है तो कभी आधा, और कभी तो बिल्कुल अंधेरे में छिप जाता है, अमावस्या की रात की तरह। आपकी मेहरबानी और आपका ध्यान भी शायद कभी कभी सब तक नहीं पहुंच पाता होगा, या शायद कभी कभी कम हो जाता होगा। मुल्ला अपनी बात कहकर चुप हो गए और नजरें झुका लीं, जैसे उन्होंने कोई साधारण सी बात कही हो। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे जाए। दरबारी डरे हुए थे कि अब बादशाह का गुस्सा भड़केगा और मुल्ला की खैर नहीं। वजीर आजम का चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन बादशाह सलामत चुप थे। वह सिंहासन पर बैठे मुल्ला को घूर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। मुल्ला ने सीधी आलोचना नहीं की थी, कोई आरोप नहीं लगाया था। उन्होंने तो बस बादशाह की तुलना चांद से की थी, और वह भी तारीफ के लहजे में शुरू करके। लेकिन बात इतनी चतुराई से कही गई थी कि उसका असली मतलब तीर की तरह सीधे निशाने पर लगा था।
बादशाह समझ गए थे कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। वह कह रहे थे कि बादशाह अपनी प्रजा से दूर हो गए हैं, उनकी शक्ति उनकी अपनी नहीं है, और उनकी नज़र शायद राज्य की हर सच्चाई और हर कोने तक नहीं पहुंच रही है। चांद के गड्ढे और धूल शायद राज्य की वो समस्याएं थीं जिन्हें दरबारी छुपा लेते थे, और चांद का घटना बढ़ना शायद बादशाह के न्याय और ध्यान का प्रतीक था जो सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा था। यह सच था, कड़वा सच, लेकिन इसे इतने अनोखे ढंग से पेश किया गया था कि बादशाह चाहकर भी नाराज नहीं हो सकते थे। अगर वह गुस्सा करते तो यह मानने जैसा होता कि वह मुल्ला की चांद से की गई तुलना के नकारात्मक पहलुओं को खुद पर लागू कर रहे हैं। मुल्ला ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। काफी देर की खामोशी के बाद बादशाह सलामत के चेहरे पर एक हल्की समझदारी भरी मुस्कान आई। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा और कहा, नसीरुद्दीन, तुम वाकई नायाब हो। तुमने आज हमें आईना दिखाया है, और वह भी बिना शीशा तोड़े। उन्होंने वजीर को इशारा किया, मुल्ला को 100 अशरफिया इनाम में दी जाए। मुल्ला ने झुककर इनाम कबूल किया, लेकिन कहा, हुजूर, आपकी समझ ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। सबक और निष्कर्ष। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन दरबार से उसी शान से लौटे जिस शान से आए थे, अपने गधे पर सवार होकर। पीछे छूट गया था एक सोच में डूबा हुआ बादशाह और हैरान दरबारी। इस किस्से ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन सिर्फ एक मजाकिया फकीर नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और साहसी व्यक्ति थे। उनमें सच बोलने की हिम्मत थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात, सच को इस तरह कहने की कला थी कि वह जहर न लगे, दवा का काम करे। उन्होंने बादशाह को सीधे सीधे नाराज करने या अपमानित करने के बजाय एक रूपक मेटाफोर का सहारा लिया। चांद की तुलना इतनी सटीक और बहुस्तरीय थी कि उसने बादशाह को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलना जरूरी है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों को। लेकिन सच बोलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी सीधी बात से ज्यादा असरदार घुमावदार, मजाकिया या प्रतीकात्मक बात होती है। मुल्ला की कला इसी में थी, वह हास्य और बुद्धि की चाशनी में लपेटकर कड़वी सच्चाई पेश करते थे, ताकि सुनने वाला उसे आसानी से पचा सके और उस पर विचार कर सके। उन्होंने बादशाह को आईना तो दिखाया, लेकिन उस आईने पर व्यंग्य और बुद्धिमत्ता की ऐसी परत चढ़ाई कि बादशाह अपना अक्स देखकर नाराज होने के बजाय सोचने पर मजबूर हो गए। यही थी मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी कला, सच को इस तरह कहना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहानी 7। एक दिन गांव में अचानक शोर मच गया। पंचों की पंचायत लगी थी और फैसला लिया गया कि पूरे गांव में जमीन का बंटवारा फिर से होगा। हर आदमी की जमीन की नापी होगी और जिसके पास जो गलत है वो उससे छीन लिया जाएगा। पंचायत का मुख्य पंच था धोंदूराम, जो हमेशा से मुल्ला से जलता था। धोंदूराम ने पंचायत में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के पीछे जो छोटी सी जमीन है वो असल में मेरी है। मैं साबित कर सकता हूं। मुल्ला बोले, अरे धोंदू, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं वहां मूली उगाता आ रहा हूं। पंच बोले, साबित करो वरना जमीन जाएगी। अब मुल्ला उलझन में पड़ गए। अगर जमीन चली गई तो गधा बांधने की जगह भी नहीं बचेगी। मुल्ला घर आए, माथे पर हाथ मारा और बोले, ए गधे हुजूर, अब तेरी जिंदगी खतरे में है। जमीन गई तो तू जाएगा किसके आंगन? गधा चुपचाप घास चबाता रहा। मुल्ला बोले, तू तो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन आज मैं तुझसे सलाह लूंगा। तू मेरी सबसे बड़ी समझदारी है। और फिर हुआ कुछ अजीब। गधा मुड़कर देखने लगा और जोर से ढेंचू बोला। मुल्ला चौंक गया, फिर बोला, ओह,
अब समझा, तू कह रहा है कि मैं खुद पंचों के पास जाऊं, नहीं बल्कि उन्हें अपने पास बुलाऊं। वाह! गधे ने फिर से ढेंचू कहा। मुल्ला ने सिर हिलाया। मतलब तू कह रहा है कि जवाब सवाल में छुपा है। अगर मैं सवाल ही बदल दूं तो कोई जवाब भी नहीं रह जाएगा। गधे की आंखों में चमक थी। अगले दिन पंचायत में सब इकट्ठा हुए। धोंदूराम ने फिर कहा, मुल्ला की जमीन मेरी है। उसके दस्तावेज मेरे परदादा के नाम पर थे। पंचों ने मुल्ला से कहा, अब बताओ क्या कहो तुम। मुल्ला बोले, मैं तो कहता हूं कि जमीन का मालिक वही है जिसे गधा चुने। सब हंस पड़े। पंच बोले, गधा जमीन का मालिक चुनेगा? मुल्ला बोले, क्यों नहीं? जब आप सब मेरी बात नहीं मानते तो चलिए गधे से पूछते हैं, गधा तय करेगा किसकी जमीन है। लोगों को यह मजाक लगा, पर कुछ को बात में समझ दिखी। मुल्ला गधे को पंचायत में लाए और बोले, यह देखिए, मैं और धोंदू दोनों एक एक बाल्टी पानी की लेकर जमीन के किनारे खड़े होंगे। जिसका गधा पानी पिएगा वही असली मालिक। धोंदूराम हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, मैं भी यही करूंगा। दोनों ने बाल्टी रख दी और गधा छोड़ा गया। धोंदूराम ने अपने बाल्टी में चीनी मिलाई, पर गधा सूंघकर भी न गया। मुल्ला के पास आया और चुपचाप पानी पी गया। लोग चौंक गए। पंचों ने कहा, इसका क्या मतलब? मुल्ला बोले, इसका मतलब है कि यह जमीन की मिट्टी, हवा और पानी को जानता है। यह यहाँ का है और यह इसे पहचानता है। इससे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? पंचों ने आपस में सलाह की। फिर प्रधान खड़ा हुआ और बोला, हमें लगता है कि इस गधे की पहचान जमीन से सच्ची है। और मुल्ला की बात में तर्क है। यह जमीन मुल्ला की है। धोंदू गुस्से में आग बबूला होकर बोला, तो अब फैसले जानवर करेंगे? मुल्ला मुस्कराया। जब इंसान जानवरों जैसी चालाकी करे तो असली जानवर ही न्याय कर सकते हैं। लोग हंसी में डूब गए। धोंदू मुंह लटकाकर चला गया। शाम को मुल्ला ने गधे के कान में कहा, हुजूर, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। अब तू सिर्फ गधा नहीं, न्यायाधीश गधा है। गधा मुस्कराया, या ऐसा लगा। मुल्ला बोले, लोग कहते हैं जानवर बेअक्ल होते हैं, पर तूने तो साबित कर दिया कि कभी कभी इंसानों से ज्यादा सोचते हैं। सीख, कभी कभी जवाब बहुत सीधा होता है, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा उलझाते हैं। समझदारी सिर्फ डिग्री या बड़े पद से नहीं आती, सच्चाई और अनुभव से आती है। और सबसे बड़ी बात, मौन भी जवाब होता है, अगर सुनने वाला समझदार हो। कहानी 8। अक्ल और अजीबपन का नाम अगर एक साथ किसी पर फिट बैठता था तो वो थे मुल्ला नसीरुद्दीन। और उसके साथ हमेशा रहने वाला एक और किरदार था, उसका गधा, जो उतना ही शांत, उतना ही सीधेपन में डूबा रहता जितना मुल्ला चालाक और तेज दिमाग वाला था। लेकिन गांव वालों के लिए वो गधा भी कुछ कम न था। सब कहते, ये गधा नहीं, मुल्ला का जुड़वा दिमाग है। हर सुबह मुल्ला अपने गधे से बात करता, जैसे दो जिगरी दोस्त बातें करते हों। एक दिन मुल्ला गधे से बोला, कान खोल के सुन, अब तुझ में भी कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं, तुझे बड़ा पद दूं, जज बना दूं। गधा हमेशा की तरह चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला है। उसने इसे हामी समझ लिया। इन दिनों गांव में एक अजीब स्थिति बन गई थी। पंचायत के पंचों में ईमानदारी बची नहीं थी। हर फैसले के पीछे रिश्वत, पक्षपात और डर होता था।
एक बार दो भाई खेत की जमीन को लेकर झगड़ पड़े। मामला पंचायत पहुंचा, लेकिन पंचों ने पैसे लेकर बड़े भाई के हक में फैसला दे दिया, जबकि गांव जानता था कि छोटा भाई सच्चा था। मुल्ला ने ये सब देखा और हंस पड़ा। अब इस गांव का हाल सुधारना होगा, और वो सुधार करेगा मेरा गधा। अगले ही दिन मुल्ला ने गांव के चौक में ढोल बजवाया। ढोल वाला चीख रहा था, सुनो सुनो, मुल्ला नसीरुद्दीन का बड़ा ऐलान। अब से उसके गधे को बनाया गया है गांव का जज। हर न्याय उसी के पास होगा। गांव वालों को लगा ये कोई मजाक है। लेकिन दोपहर होते होते जब मुल्ला ने गांव की पुरानी पंचायत की चारपाइयों को हटाकर एक ऊंचा मंच बनाया और उस पर गधे को बैठाया, तो सब हक्के बक्के रह गए। गधा मंच पर बैठा था, पूरे ठाठ से। मुल्ला नीचे खड़ा था, एक वकील की तरह। और गांव वाले, वो खड़े थे दर्शक बनकर। एक बूढ़ा किसान दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, मेरी गाय को रामू ने चुरा लिया है। पंचायत ने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तेरे गधे से न्याय चाहता हूं। मुल्ला ने कहा, बिल्कुल, पेश करो अपना मामला। बूढ़ा किसान बोला, मेरी गाय सफेद है, उस पर भूरे धब्बे हैं, सींग मुड़े हुए हैं। रामू चिल्लाया, झूठ, वो मेरी है। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा, गधा चुप था, जैसे ध्यान से सुन रहा हो। फिर मुल्ला ने कहा, जज साहब की ओर से फैसला आया है, दोनों आदमी गाय लेकर यहां आए। गधे के सामने लाए। जिसे देखकर गाय सीधा जाकर चुपचाप खड़ी हो जाए, वही असली मालिक होगा। दोनों गाय को लाए। गाय सीधी चलकर बूढ़े किसान के पास खड़ी हो गई। गांव वालों ने ताली बजाई, वाह रे गधा जज। रामू ने विरोध किया, ये तो जानवर की आदत है। मुल्ला बोला, और जज साहब की सोच भी जानवर जैसी नहीं, उससे बेहतर है। अब गधा जज गांव का चर्चित नाम बन गया था। हर दिन कोई न कोई अपना झगड़ा लेकर आता और गधा चुपचाप बैठा, लेकिन उसका फैसला सबसे चौंकाने वाला होता। दूसरा मुकदमा, दो औरतें एक बच्चे को लेकर लड़ रही थीं, ये मेरा है। मुल्ला ने गधे की तरफ देखा और कहा, जज साहब का आदेश, बच्चे को बीच से काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। एक औरत चीख उठी, नहीं, मत काटो, उसे दे दो। मुल्ला बोला, जज साहब ने पहचान लिया, यही असली मां है। गांव वाले बोले, ये तो असली राजा सुलेमान वाला फैसला है। गधा देखता रहा, फिर मुल्ला ने उसकी चुप्पी का अर्थ निकाला। जज साहब कह रहे हैं, जिसकी दुकान में चोरी हुई है, वो अपनी दुकान में मूठ भर आटा रख दे और चोरी के समय के कपड़े पहनकर सब घूमे। गधा जिसे सूंघे और पूंछ हिलाए, वही चोर। गधा सूंघते सूंघते एक आदमी के पास जाकर बैठ गया। गांव चिल्लाया, गधा जज जिंदाबाद। गांव के पंचों की तो हवा टाइट हो गई। एक गधा हमारा काम छीन रहा है। उन्होंने सोचा, अब इसकी हंसी उड़ानी होगी। पंचों ने मिलकर एक नकली मुकदमा बनाया। हम साबित करेंगे कि गधा फैसले नहीं कर सकता, ये सब मुल्ला की चाल है। वे एक नकली चोर पकड़े लाए और बोले, इसने गांव के मंदिर से सोना चुराया है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं, अब गधा बताएगा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, जज साहब तो बिना बोले भी बहुत कुछ कहते हैं। उसने चोर को बुलाया और फिर अपने गधे की तरफ इशारा किया। गधा चोर के पास गया और अचानक जोर से डकार मारी। गांव हंसी से लोटपोट। मुल्ला बोला, जज साहब कह रहे हैं, ये आदमी चोरी करके पेट भरता है। गांव में गधा जज की चर्चा इतनी फैल गई कि किंगडम तक खबर पहुंची।
राजा ने सैनिक भेजे, इस मुल्ला को हमारे दरबार में लाओ। मुल्ला और उसका गधा राज दरबार पहुंचे। राजा ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, तू मजाक कर रहा है या पागल हो गया है? मुल्ला बोला, न तो मजाक न पागलपन, बस इंसान को देखकर कभी कभी समझ नहीं आता कि वो इंसान है या जानवर, लेकिन जानवर को देखकर अक्सर सच का चेहरा नजर आ जाता है। राजा ने मुल्ला को एक मुश्किल केस दिया। दरबार में दो मंत्रियों में जायदाद का झगड़ा था। मुल्ला ने दोनों की बातें सुनी, फिर गधे की तरफ देखा। गधा धीरे धीरे एक मंत्री के पास जाकर उसके पांव पर मुंह रगड़ने लगा। मुल्ला बोला, जज साहब कह रहे हैं, जो झूठा है वो हमेशा जज को खरीदने की कोशिश करता है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। वो मंत्री सच में दोषी निकला। राजा ने तालियां बजाईं। इस गधे में दम है और इस मुल्ला में आग। कुछ हफ्तों बाद मुल्ला ने गांव आकर ऐलान किया, अब न्याय फिर से पंचों के पास रहेगा, क्योंकि अब सब सीख चुके हैं कि सच बोलने के लिए जुबान नहीं, इरादा चाहिए। गांव वालों ने पूछा, तो अब गधा जज नहीं रहेगा? मुल्ला हंसा, गधा आज भी वही है, लेकिन इंसान अब थोड़ा समझदार हो गया है। सीख, जहां इंसान झूठ, चालाकी और स्वार्थ में डूब जाए, वहां कभी कभी एक गधा भी इंसानों को असली इंसानियत और न्याय सिखा सकता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वो हमेशा यही करता है, हंसी के जरिए समाज को आईना दिखाना। कहानी 9। वो दिन भी अजीब था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे, धूप छांव का खेल चल रहा था और हर कोई सोच रहा था बारिश होगी या नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने गधे की रस्सी पकड़े खड़ा था, जिसकी आंखें भी अब बूंद बूंद से डरने लगी थीं। गधू, तू बूढ़ा हो चला है और मैं तो बिल्कुल कंगाल। अगर अब भी कुछ ना किया तो भूखा मरना पड़ेगा। गधे ने एक लंबी सांस ली और जवाब में ढेंचू किया। तभी अचानक जोर की बूंदें गिरने लगीं, बारिश शुरू। लोग इधर उधर भागने लगे। दुकानदार अपनी दुकानें समेटने लगे, बच्चे घरों की तरफ दौड़ने लगे और सबको सिर्फ एक चीज की तलाश थी, छाता। मुल्ला वहीं खड़ा सोच रहा था, छाता, बारिश और लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब ये मौका है मुल्ला की चाल चलने का। मुल्ला भागकर घर आया। अलमारी में पड़ा एक पुराना टूटा फूटा छाता निकाला, जिसका एक सिरा मुड़ा हुआ था। बीवी ने पूछा, इस कबाड़ का क्या करेगा? मुल्ला बोला, यही तो मेरा पहला माल बनेगा। वो छाता हाथ में लेकर गली में निकल पड़ा। बारिश अब तेज थी, लोग छांव ढूंढ रहे थे। मुल्ला ने सड़क पर खड़े होकर नारा लगाया, बारिश से बचो, मुल्ला के छाते से बचो। सिर्फ एक सिक्के में सबसे मजबूत छाता। लोग पहले हंसे, फिर कुछ रुके। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, ये तो टूटा हुआ है। मुल्ला बोला, ये टूटा नहीं, ये हवा पास करता है ताकि छाता उड़ न जाए। नया डिजाइन है, कहो तो राजा को भी दिखाऊं। बूढ़ा मुस्कुराया और छाता खरीद लिया। अब मुल्ला ने दुकान नहीं लगाई, बस बोलने का तरीका बदला। वो गली घूमता, लोगों से कहता, इस छाते को मत खरीदो वरना बारिश तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। राजा के दीवान ने भी यही लिया है और अब सूखा मांग रहे हैं। धीरे धीरे मजाक में ही सही, छाते बिकने लगे। मुल्ला घर आकर पुराने कपड़ों, टीन की चादरों और लकड़ी से छाते बनाने लगा। पहले दिन 3 छाते 3 सिक्के, तीसरे दिन 10 छाते 12 सिक्के, 7वें दिन पूरा एक थैला सिक्कों से भर गया। एक दिन मुल्ला बाजार में घूम रहा था।
उसकी नजर एक शानदार ऊंट पर पड़ी। ऊंट लंबा, मजबूत और रेशमी बालों वाला था। मुल्ला ने पूछा, कितने में दोगे? ऊंटवाला बोला, 20 सोने के सिक्के। मुल्ला हंसा, इतने में तो मैं 5 गधे खरीद लूं। पर फिर उसने सोचा, गधा रोज खाता है, ऊंट मीलों चल सकता है। ऊंट है तो सामान है, सामान है तो व्यापार है। वो घर लौटा और बीवी से बोला, अब बस छाते नहीं, ऊंट का सौदा भी करना है। मुल्ला ने अपने सभी छाते बाजार में नहीं बेचे। अब वो पैकेज ऑफर लाया। 2 छाते लो, एक मुल्ला का राज मुफ्त पाओ। लोग पूछते, राज क्या है? वो बताता, जहां भी ये छाता ले जाओ, वहां बारिश जरूर होगी। लोग हैरान, कुछ नाराज, कुछ हंसते हुए, पर छाते बिकते रहे। धीरे धीरे उसने इतना कमा लिया कि 18 सोने के सिक्के हो गए। बचे सिर्फ 2। मुल्ला फिर ऊंट वाले के पास गया। बोला, मेरे पास है 18 सिक्के, लेकिन बदले में एक ऐसा आइडिया दूंगा कि तू अमीर बन जाएगा। ऊंट वाला बोला, क्या आइडिया? मुल्ला बोला, मैंने छाते बेचकर 100 गुना मुनाफा कमाया। तू ऊंट किराए पर देना शुरू कर और मेरे साथ साझेदार बन जा। ऊंटवाले को बात जमी और सौदा पक्का हुआ। मुल्ला ने 18 सिक्के दिए, ऊंट लिया और ऊंटवाले को साझेदार बना लिया। अब मुल्ला ने ऊंट के ऊपर चलती दुकान बना ली। ऊंट पर एक छतरी, 2 पोटली और बोर्ड टांगा। मुल्ला का चलता फिरता छाता बाजार। जहां ऊंट जाएगा, बारिश भी वहीं। गांव से गांव, कस्बे से शहर, मुल्ला का नाम फैलने लगा। लोग कहते, ये ऊंट वाला ना सिर्फ छाता बेचता है, बल्कि हंसी भी बांटता है। एक दिन खबर आई, राजा साहब ने मुल्ला को बुलाया है। दरबार में राजा ने पूछा, तुमने छाता बेचकर ऊंट कैसे खरीदा? मुल्ला बोला, जहां लोग मुसीबत से डरते हैं, वहां मैं मौके ढूंढता हूं। जब सब बारिश से भागे, मैं छाते लेकर आगे बढ़ा। राजा मुस्कराया और ऊंट। मुल्ला बोला, छाता बेचकर पैसे कमाए, ऊंट लेकर दूर तक पहुंचाया, और अब तो दरबार भी आ गया। राजा ने कहा, इस देश को ऐसे ही व्यापारियों की जरूरत है, जो दिमाग से बड़ा हो, जेब से नहीं। अब मुल्ला का ऊंट शहर शहर घूमता, छाते बेचता और लोगों को हंसाता। बच्चे कहते, माँ, मुल्ला आया। बूढ़े कहते, अब तो बारिश भी मजेदार लगती है। और मुल्ला हर शहर में यही कहता, बारिश सबके लिए आती है, लेकिन मुनाफा सिर्फ उसके लिए जो भीगने के बजाय छाता बेच दे। सीख, हर मुसीबत में एक मौका छुपा होता है, बस नजर चाहिए। व्यापार दिमाग से होता है, जेब से नहीं। जो चलना जानता है, ऊंट भी उसका साथी बन जाता है। जहां सब डरकर भागते हैं, वहां रुककर सोचो, वही असली सौदा होता है। कहानी 10। शहर से कुछ दूर बसे खरबूजापुर गांव की गलियों में जब भी कोई ठहाके सुनता, तो समझ जाता, अरे कहीं ना कहीं मुल्ला जरूर होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन, वही शख्स जिसने गधा बेचकर खुद बिक जाने की कहानियां रच दी थीं, अब बूढ़ा नहीं हुआ था, बस थोड़ा थक गया था। वो थकान काम की नहीं थी, लोगों के सवालों की थी, दावतों की थी, मुफ्त की सलाहों की थी। हर सुबह कोई ना कोई आ जाता, मुल्ला मेरी बीवी रूठ गई, कोई नुस्खा दो। मुल्ला बैल दूध नहीं दे रहा, क्या उपाय है? मुल्ला मेरी सास घर छोड़ रही है, कोई रोकने वाली बात कहो। मुल्ला ने तो उस पर चुप रहना ही बेहतर समझा। अब हालत ये थी कि मुल्ला को नींद के लिए भी शब्दों का तकिया और झूठ की चादर ओढ़नी पड़ती थी।
और तब उसके दिमाग में आई एक योजना, क्यों न एक बार के लिए मर ही जाऊं। एक शाम मुल्ला अपने आंगन में बैठा गधे को देख रहा था। गधा सो रहा था, आराम से, शांति से। मुल्ला बोला, वाह रे गधे, तू तो हर रोज मरता है, पर तुझे कोई याद भी नहीं करता। और मैं जिंदा हूं तो सब परेशान करते हैं। तभी उसकी बीवी ज़ैनब बाहर आई। क्या सोच रहे हो? मुल्ला मुस्कुराया। बस यही कि अगर मैं मर जाऊं तो कम से कम कुछ दिन तो चैन से जी सकूं। ज़ैनब ने पहले तो आंखें तरेरी, फिर उसकी चाल समझ गई। क्या फिर कोई योजना बना रहे हो? हाँ, मुल्ला बोला। इस बार मैं मरूंगा, लेकिन सिर्फ आराम करने के लिए। अगली सुबह ज़ैनब गांव की औरतों के बीच बैठी थी। बातों बातों में उसने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं बहनों, मुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहा। रात को सोया और फिर कभी नहीं जागा। औरतों की चीखें निकल गईं। हे राम, ऐसा कैसे हो गया? कल ही तो वो मेरे बैल को चिढ़ा रहे थे। अरे वो तो जवान था। और फिर क्या अफवाह आग की तरह फैल गई। गांव के चौधरी तक बात पहुंची। उन्होंने तुरंत ऐलान करवाया, गांव का सबसे समझदार, सबसे मजाकिया और सबसे चतुर आदमी अब नहीं रहा। मुल्ला नसीरुद्दीन हमारे बीच नहीं है। गांव वाले रोने लगे। कोई मूछें काट रहा था, कोई सफेद कपड़े पहन रहा था। मुल्ला का पुराना गधा तक चुपचाप कोने में खड़ा था, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि उसका मालिक आराम कर रहा है। मुल्ला, वो अपने ही घर के पिछवाड़े वाले कोठरी में 4 तकियों के बीच आम की गंध में आराम से लेटा था। ज़ैनब ने समझदारी से एक पुराना पायजामा और कुर्ता गद्दे में भरकर खाट पर लिटा दिया। ऊपर से एक सफेद चादर, कुछ अगरबत्तियां, और सबको विश्वास हो गया, हाँ अब मुल्ला चला गया। गांव की औरतें रो रही थीं। ऐसे आदमी को भगवान जल्दी क्यों बुला लेते हैं? उसका हर किस्सा, उसकी हर बात, कुछ तो अपनी पुरानी उधार भी याद करके रोने लगी। मुल्ला कोठरी में मुस्कुरा रहा था। लगता है मरना भी एक कला है। गांव ने तय किया, अगले दिन मुल्ला की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 4 आदमी चुने गए जो लाश को उठाएंगे। पंडित बुलाया गया, मौलवी आए, और पूरे गांव में शांति फैला दी गई। लेकिन तभी गधे ने बगावत कर दी। गधा बार बार उस कोठरी के पास जा रहा था जहां मुल्ला लेटा था, और जोर जोर से ढेंचू कर रहा था। गांव वाले हैरान, इस गधे को क्या हो गया? ज़ैनब ने बात संभाली। गधे का रिश्ता दिल से था, अब तो आत्मा की पुकार है। अगली सुबह गांव की सबसे लंबी अंतिम यात्रा निकली। बच्चे फूल फेंक रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, और कुछ तो मुल्ला के नाम पर दान देने भी लगे। किसी ने मिठाई बांटी, उसने मेरी भैंस बचाई थी। दूसरा बोला, उसने मुझे मेरी बीवी से बचाया था। इस बीच मुल्ला कोठरी में आम खाकर अखियों से बाहर का तमाशा देख रहा था। उसने गिनना भी शुरू कर दिया था। अब तक 43 लोग रो चुके, 12 को मैंने कभी देखा भी नहीं। ये आदमी कौन है जो मुझ पर आंसू बहा रहा है? श्मशान पहुंचते ही एक आदमी बोला, ज़ैनब बहन, अंतिम दर्शन करवाओ, चेहरा तो देख लें। अब ज़ैनब के होश उड़ गए। वो बोली, नहीं नहीं, अल्लाह ने मना किया है। मुल्ला का कहना था, जब मरूंगा तो कोई मेरा चेहरा ना देखे। शर्म आती है इतनी सुंदरता पर रोते हुए। लोग थोड़े चौंके। हाँ, ये तो वही बात है जो मुल्ला कह सकता है।
पर तभी एक शराबी लुढ़कते हुए बोला, मुझे तो शक है, ये लाश नहीं लाठी है। सबका शक गहराया और लाश को पकड़कर एक ने खींचा। गद्दा निकल गया, चादर उड़ी और सारा झूठ सामने। गांव वाले चौंक गए। अरे ये तो मुल्ला नहीं, ये तो तकिया है। हम किसे रो रहे थे? गधा सही था, वो ही बता रहा था कि मालिक जिंदा है। गुस्से में गांव वाले सीधे मुल्ला के घर पहुंचे और कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मुल्ला वहीं पड़ा था, हाथ में आम, सिर पर पंखा और होठों पर वही शरारती मुस्कान। नमस्ते भाइयों। मरकर बहुत मजा आया, पर नींद अधूरी रह गई। पहले सब चिल्लाए, मुल्ला तूने धोखा दिया। हमने दाढ़ी कटा दी, तू मजे ले रहा था। हमने मठरी बांटी, तू पापड़ सेंक रहा था। मुल्ला उठा, हाथ जोड़कर बोला, भाइयों और बहनों, मैंने सोचा जिंदगी भाग रही थी और मैं सिर्फ उसका पीछा कर रहा था। एक बार मरकर देखा तो सुकून मिला। और हाँ, अब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं सच में मरूंगा तब तो ये भी नसीब नहीं होगा। गांव वाले चुप हुए, फिर हंसी छूट गई। सच कहता है ये, कम से कम इस बार भी मरने में हंसाया। चलो कम से कम अब सच्चा आराम कर ले। मुल्ला ने एक बैनर टांग दिया, अब मैं सच में जीवित हूं, पर सिर्फ आराम के लिए। समस्या लाओ तो साथ में मिठाई भी लाओ। गांव में अब भी कहावत है, कोई मरे तो मुल्ला जैसा, खुद सोए सबको रुलाए। सीख, कभी कभी आराम के लिए मर जाना भी जरूरी होता है, पर बस थोड़ी देर के लिए। समाज को हंसाने वाले को भी कभी शांति चाहिए। और गधा, कभी कभी वो इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। कहानी 11। एक दिन मुल्ला ने अपने गधे को सामने खड़ा किया और उसे अख्तर की शिकायतें सुनाई। देख गधू, वो रात में जोर से हंसता है, मेरी नींद उड़ जाती है। दोपहर में जब मैं आराम करता हूँ वो अपने बर्तन धोता है, न जाने लोहे के हैं या तोप के। और कल तो उसने मेरी खिड़की के नीचे जूते सुखा दिए थे। गधा ढेंचू बोला। मुल्ला बोला, मतलब तुझे भी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा? गधा चुप। ठीक है, इस बार उसे ही बेच डालूंगा। मुल्ला ने योजना बनाई, एक बिल्कुल अनोखी योजना। उसने अपने पुराने दोस्त फैजी को बुलाया, जो कभी बाजार में तमाशा दिखाया करता था। फैजी ने पूछा, अब कौन सा तमाशा चाहिए? मुल्ला बोला, तमाशा नहीं, सौदा। मैं एक आदमी को बेचना चाहता हूं और खरीदार भी बनाना है। फैजी चौंका, आदमी? इंसान? हाँ, इंसान। और वो इंसान है मेरा पड़ोसी अख्तर। फैजी पहले हंसा, फिर समझ गया कि ये मजाक नहीं है। तेरा दिमाग खराब है या दुनिया को बदलने चला है? मुल्ला बोला, दोनों। एक हफ्ते बाद मुल्ला ने पूरे शहर में डुगडुगी पिटवाई। आओ, देखो, सुनो, इस रविवार को लगेगा दुनिया का पहला बिकाऊ इंसान मेला, जहां मिलेगा एक ऐसा आदमी जो हर घर की मुसीबत है। लोग चौंक गए, पर नाम सुनते ही मजा आया। बाजार में पोस्टर लगे, एक शोरगुल करने वाला, गुस्सैल मगर काम का आदमी बिकेगा केवल एक बार। लोग हंसते पर उत्सुक भी होते जा रहे थे। रविवार आया। मुल्ला ने एक ऊंचा मंच बनवाया। उस पर एक बड़ा पर्दा था। लोग जुटने लगे, बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि राजा का एक सिपाही भी देखने आया। मुल्ला ने घोषणा की,
आज हम आपके सामने पेश करेंगे वह व्यक्ति जो पड़ोसी होने के बावजूद शांति का शत्रु है। पर्दा उठा और वहां खड़ा था अख्तर, हैरान, शर्मिंदा, पर गुस्से से लाल। मुल्ला, तू मुझे बेच रहा है? तू पागल हो गया है क्या? लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मुल्ला बोला, ये आदमी हर सुबह तुम्हें उठाएगा, हर रात तुम्हारी नींद उड़ाएगा, बिना बुलाए सलाह देगा और तुम्हारे बच्चों को डांटेगा। लोग बोले, बिल्कुल वैसा जैसा हमारे घर में चाहिए, नहीं चाहिए। पर तभी एक आवाज आई, मैं खरीदूंगा। सब चौंके। ये आवाज आई थी हकीम साहब की। क्यों हकीम साहब? हकीम बोले, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो हर वक्त बोले ताकि मैं बिना दवा के लोगों का सिरदर्द ठीक कर सकूं। लोग फिर हंसने लगे। अख्तर अब तक गुस्से से कांप रहा था। पर तभी मुल्ला बोला, तुझे कुछ नहीं बेचा जा रहा अख्तर भाई। तेरी आदतों का मजाक बनाया जा रहा है ताकि तू समझे तू कितना दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। अख्तर चुप हो गया। फिर बोला, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, मगर अब समझ में आ रहा है कि मैं कैसा बन गया था। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, और अगर फिर भी नहीं समझता तो अगली बार बोली दुगनी लगवाऊंगा। अब अख्तर ने धीरे धीरे अपने तौर तरीके बदल लिए। सुबह म्यूजिक बंद, झगड़े खत्म, बच्चों को टॉफियां देने लगा। गली में अब लोग कहते, मुल्ला ने इंसान को नहीं बेचा, उसकी बुरी आदतें बेच दीं। अख्तर एक दिन खुद बाजार गया और वहां बोर्ड लगवा दिया, अब बिकने के लिए नहीं, बदलने के लिए तैयार हूं। कुछ महीने बाद मुल्ला छत पर बैठा चाय पी रहा था। अख्तर आया और बोला, मुल्ला भाई, उस दिन अगर तू मुझे ना बेचता तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि मैं खुद को कितना सस्ता बना चुका था। मुल्ला मुस्कराया। कभी कभी किसी को बदलने के लिए उसे बेचने का नाटक करना पड़ता है ताकि वो अपनी कीमत समझे। सीख, कभी कभी सबसे गहरी बात हंसी में कही जाती है। इंसान को बेचना मुमकिन नहीं, लेकिन उसकी बुरी आदतें जरूर बेची जा सकती हैं, मजाक में, ताकि वो सुधर जाए। पड़ोसी से लड़ाई नहीं, समझदारी दिखाओ, और अगर वो न माने तो उसे बेचने का ऐलान कर दो।